हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम करता हूं आप सभी का फ्यूचर सर्वर फेवरेट नॉलेज वाइडर। दोस्तों आज हम अपना चैप्टर थर्ड दैट इज ऑफ पब्लिक रेवेन्यू इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इन दिस वीडियो। तो अगर आपने दोस्तों इससे पहले का वीडियो दैट इज चैप्टर टू दैट इज ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देख के आइए, क्योंकि वो समझ में आएगा, फिर जाके आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उसको देखना जरूरी है, फिर जाके आपको ये समझ में आएगा। अरे बताओ दोस्तों कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी अपडेट्स हमारे चैनल पे आए कहीं आपसे मिस ना हो जाएं। अरे बताओ दोस्तों कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ से जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे कि मैं हर एक लेक्चर का PDF नोट अपलोड करता रहता हूँ। चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं पब्लिक रेवेन्यू की रिगार्डिंग बातें करने वाले हैं। पब्लिक रेवेन्यू वो फंड होता है जो कि गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है अलग अलग सोर्सेज के थ्रू, जैसे कि टैक्स, फीस, फाइन, इन सब के थ्रू। ये जो फंड है इसका यूज़ किया जाता है पब्लिक एक्सपेंडिचर के या पब्लिक एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने के लिए, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है, पब्लिक सर्विसेज में पैसा लगेगा, हेल्थ केयर में लगेगा, एजुकेशन में लगेगा। पब्लिक रेवेन्यू क्रूशियल कंपोनेंट है गवर्नमेंट के बजट का, और इसका यूज़ किया जाता है नागरिकों के भलाई के लिए या नागरिकों को सेवा प्रदान करने के लिए, सिटीजन्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर हम लोग इस क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो इसके अलग अलग बेसिस हैं। पहला बेसिस है आपका रेवेन्यू के सोर्स के बेसिस पर। अगर हम लोग रेवेन्यू के सोर्स के बेसिस पर अगर बात करें तो दो तरह के आपके रेवेन्यू होते हैं, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। वो रेवेन्यू या वो कलेक्शन जो कि गवर्नमेंट द्वारा किया जाता है टैक्सेस के थ्रू, जैसे कि आपका इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इन सब के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है आपका टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ये आपका जो है जनरेट होता है टैक्सेस के अलावा, मतलब कि टैक्सेस के अलावा भी अलग अलग सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के जहाँ से कि वो रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। जैसे कि आपका फीस हो गया, फाइन हो गया, यूज़र चार्जेस हो गए, इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइज, गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइज से जो उनको इनकम मिल रहा है, भाई इन्वेस्टमेंट किए होंगे तो उसके बदले में जिनको रिटर्न मिल रहा है वो आपका क्या है, टैक्स है? नहीं, वो एक तरीके से नॉन टैक्स रेवेन्यू है। पर्पज़ ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू का क्या पर्पज़ होता है? तो रेवेन्यू के अगर पर्पज़ की बात करें या फिर बात करते हैं हम लोग रेवेन्यू के पर्पज़ के बेसिस पर कि रेवेन्यू कितने तरह के होते हैं, तो रेवेन्यू के पर्पज़ के बेसिस पर रेवेन्यू आपके दो तरह के होते हैं, जनरल रेवेन्यू और स्पेसिफिक रेवेन्यू। जनरल रेवेन्यू ऑब्वियस सी बात है, नाम से भी लग रहा है सबके लिए रेवेन्यू जनरेट किया जाएगा या फिर ये रेवेन्यू दिया जाएगा। और जो स्पेसिफिक रेवेन्यू होता है ये किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए होता है, किसी सेक्टर के लिए या फिर किसी प्रोग्राम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं डिग्री ऑफ वॉलेंट्रीनेस। ठीक है, यानी कि स्वेच्छा से या स्वेच्छा के आधार पर अगर बात करें तो दो तरह के आपके रेवेन्यू होते हैं, यानी खुद की इच्छा के आधार पर बात करें तो दो तरह के रेवेन्यू होते हैं। एक होता है कंपल्सरी रेवेन्यू और एक होता है वॉलेंट्री रेवेन्यू। कंपल्सरी रेवेन्यू वो होता है जो कि मैंडेटरी टैक्सेस होते हैं बेसिकली आपके, वही आपके कंपल्सरी रेवेन्यू होते हैं। और वॉलेंट्री रेवेन्यू वो रेवेन्यू होता है जो कि आपको डोनेशन से मिलता है। वॉलेंट्री मतलब इच्छा से, भाई किसी ने सोचा कि मैं दान कर देता हूँ, सरकार के नाम पर ये ज़मीन कर देता हूँ, ठीक है, ये प्रॉपर्टी कर देता हूँ सरकार के नाम पे, तो ये सब आपका क्या है बेसिकली, ये सब आपका वॉलेंट्री रेवेन्यू है। जैसे कि इलाहाबाद में आनंद भवन है, तो ठीक है, तो ये सब आपका क्या है बेसिकली, अगर उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो वो आपका वॉलेंट्री रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि एक तरह का आनंद भवन क्या है, तरीके से डोनेशन का ही फॉर्म है, तो वो आपका वॉलेंट्री रेवेन्यू का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो वॉलेंट्री रेवेन्यू बेसिकली यही होता है जो कि आपको डोनेशन और कंट्रीब्यूशन से ऑब्टेन होता है, वो जो कि वॉलेंट्रीली क्या हुआ है, इंडिविजुअल्स द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है, किसी संस्था द्वारा, किसी इंडिविजुअल द्वारा। जैसे कि बनारस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जो कि आपके अलग अलग आपके क्या कहते हैं बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके थ्रू उसे रन कराया जाता है। टाटा, बिरला करके बिरला हॉस्टल है ना, बेसिकली वो बिरला ही का ही बिरला इंस्टीट्यूशन है, बिरला ऑर्गेनाइजेशन की बात की जाती है बेसिकली। उसका मतलब यह है कि बिरला ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसको सेटअप किया गया है, फिर जितने फंडिंग होता है बेसिकली वो बिरला ही करता है। ठीक है, तो किसके रूप में करता है? डोनेशन के रूप में करता है। तो वो बेसिकली आपका क्या है, वॉलेंट्री रेवेन्यू है। टाइम होरिजन की बात करें, टाइम होरिजन की बात करें तो आपका एक आता है दो तरह की, या टाइम होरिजन के बेसिस पर अगर बात करें तो रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, करेंट रेवेन्यू, कैपिटल रेवेन्यू। करेंट रेवेन्यू की बात करें तो ये वो फंड होता है जो कि हमें करेंट ईयर में मिलता है, करेंट फिजिकल ईयर में मिलता है, ऑफन फ्रॉम टैक्सेस, प्रायः किससे? टैक्सेस से। कैपिटल रेवेन्यू की बात करें तो ये वो फंड होता है जो कि हमें एसेट्स को बेचने से, यानी कि एसेट्स को बेचते हैं
या अदर कैपिटल सोर्सेज को बेचते हैं तो उससे हमें जो पैसा मिलता है, गवर्नमेंट को पैसा मिलता है, वो क्या कहलाता है? कैपिटल रेवेन्यू। अच्छा, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू के ओरिजिन के आधार पर कितने तरह के होते हैं रेवेन्यू? दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका डोमेस्टिक और एक होता है एक्सटर्नल। डोमेस्टिक रेवेन्यू की बात करें तो ये वो रेवेन्यू होता है जो कि कंट्री के विद इन क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जैसे कि इनकम और कंजम्पशन हुआ। जैसे कि इनकम पर या फिर कंजम्पशन पर जो चार्ज किया जा रहा है, बेसिकली क्या है वो? डोमेस्टिक रेवेन्यू। अब डोमेस्टिक रेवेन्यू ये कैसे हुआ? तो भाई जो इनकम पर आप चार्ज करोगे तो इनकम और कंजम्पशन कहाँ का होगा? वो इनकम और कंजम्पशन विद इन द कंट्री होगा, और उस पर जो आप चार्ज करोगे बेसिकली वो आपका डोमेस्टिक रेवेन्यू होगा। एक्सटर्नल रेवेन्यू की बात करें तो ये हमें फॉरेन सोर्सेज से मिलता है, जैसे कि फॉरेन एड हो गया, ग्रांट हो गया, लोन हो गया, ठीक है, तो यह सब आपका एक्सटर्नल रेवेन्यू है। इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो इलास्टिसिटी के आधार पर अगर बात करें तो रेवेन्यू दो तरह के होते हैं, इलास्टिक रेवेन्यू, इन इलास्टिक रेवेन्यू। इलास्टिक रेवेन्यू वो होता है जो कि इनकम कंडीशन में आए चेंजेस से क्या होता है? चेंज होता है, यानी कि अगर इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज आया तो इसमें भी चेंज आ जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स हुआ। इन इलास्टिक रेवेन्यू क्या होता है? ये या इसके ऊपर इकोनॉमिक कंडीशन का कोई असर नहीं होता है, और ये कहलाता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स। अब इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब है तो क्या प्रॉपर्टी टैक्स कम चार्ज किया जाएगा? नहीं, उतना ही चार्ज किया जाएगा, यानी कि ये स्थिर रहता है। अगर बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बेसिस पर तो दो तरह के आपके रेवेन्यू हो जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू क्या होता है? ये डायरेक्टली इंडिविजुअल से लिया जाता है, जैसे कि आपका इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल या किसी एंटिटी से डायरेक्टली लिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि इनडायरेक्टली ट्रांजेक्शन्स के थ्रू क्या किया जा रहा है? कलेक्ट किया जा रहा है, जैसे सेल्स टैक्स, जैसे आपका जीएसटी। जीएसटी क्या है आपका? गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है आपका? बेसिकली ये भी आपका एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं लिया जा रहा है, इनडायरेक्टली क्या किया जा रहा है? आपसे जीएसटी चार्ज किया जा रहा है, तो ये आपका बेसिकली इनडायरेक्ट टैक्स का ही एक फॉर्म है। अच्छा, आगे बात करते हैं टैक्स रेवेन्यू के बारे में। टैक्स रेवेन्यू क्या है आपका? टैक्स रेवेन्यू बेसिकली वो फंड है जो कि गवर्नमेंट द्वारा कलेक्ट किया जाता है अलग अलग टैक्सेस के थ्रू, जो कि इंडिविजुअल्स पर, बिजनेस पर और अदर एंटिटीज़ पर क्या किया जा रहा है? इम्पोज किया जा रहा है। टैक्सेस एक कंपलसरी पेमेंट होता है जो कि नागरिकों को या किसी संस्था को देना होता है सरकार को, ठीक है। अगर बात करते हैं टैक्सेस के टाइप्स के बारे में तो पहला आपका टाइप आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या होता है? ये इंडिविजुअल के प्रॉफिट पर, कॉरपोरेशन के प्रॉफिट पर या इंडिविजुअल के अर्निंग पर, कॉरपोरेट के अर्निंग पर क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। सेल्स टैक्स क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज को खरीदने पर जो आपको टैक्स दिया जा रहा, आप टैक्स दे रहे हो, बेसिकली वो आपका सेल्स टैक्स है। अगला है प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? ये रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जो आपने ऑन किया है उसके वैल्यू पर ये बेस्ड होता है, और यही कारण है कि ये एक तरह का इनइलास्टिक रेवेन्यू है। कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स क्या होता है? ये कंपनी के प्रॉफिट पर अप्लाई होता है, जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज़्यादा कॉरपोरेट टैक्स लिया जाएगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतना कम। वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें तो ये प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक स्टेज पर कलेक्ट किया जाता है। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के हर एक स्टेज पर इसे कलेक्ट किया जाता है, दैट इज योर वैल्यू एडेड टैक्स। कस्टम ड्यूटी की बात करें तो ये आपका जो भी एक्सपोर्टेड गुड्स हैं, इम्पोर्टेड गुड्स हैं, उन पर ये चार्ज किया जाता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू वो इनकम होता है जो कि गवर्नमेंट टैक्स के अलावा जनरेट करता है, जैसे कि आपका फीस हो गया। और फीस क्या होता है? गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए जो चार्ज किया जाता है, कह रहा है कि द चार्जेस फॉर स्पेसिफिक गवर्नमेंट सर्विसेज, जैसे कि इशुएंस लाइसेंसेज एंड परमिट। जैसे कि लाइसेंस और परमिट उसने इशू किया तो उससे उसके बदले में जो आपसे उसने फीस लिया, जैसे आधार कार्ड है, आधार कार्ड आपने इशू कराया तो क्या उसमें चार्ज नहीं जाता है? बिल्कुल जाता है, चार्ज आपको देना पड़ेगा, चार्ज जाता है। पैन कार्ड बना, चार्ज नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, 109 110 रुपये बिल्कुल जाएगा आपका पैन कार्ड पे। तो वो सब क्या है आपका? बेसिकली फीस है। अगला है फाइन्स एंड पेनल्टीज़। फाइन्स एंड पेनल्टीज़ की बात करें तो मॉनेटरी सैंक्शन फॉर वॉयलेशन ऑफ लॉ। आपने कोई कानून का उल्लंघन किया तो उसके वजह से जो आपने फाइन भरा, दैट इज योर ऑल्सो टाइप ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। अगला है यूज़र चार्जेस। यूज़र चार्जेस जैसे कि टोल टैक्स लिया जाता है, तो बेसिकली क्या है ये आपका? यूज़र चार्जेस है। आपने यूज़ किया रोड, उसके वजह से आपके से चार्ज लिया गया टोल टैक्स के फॉर्म में, या फिर पब्लिक फैसिलिटीज़ में आपने एडमिशन लिया तो उसमें आपको जो चार्जेस देने पड़ेंगे, दैट इज बेसिकली योर यूज़र चार्जेस। अगला है रेंट एंड रॉयल्टीज़। रेंट एंड रॉयल्टीज़ की बात करें तो वो इनकम जो कि
कहाँ से मिल रहा है? गवर्नमेंट ऑन एसेट्स और रिसोर्सेज को लीज करने पर। मतलब गवर्नमेंट द्वारा जो रिसोर्सेज ऑन किए गए हैं या लीज किए गए हैं, उनको गवर्नमेंट द्वारा जो रिसोर्सेज ऑन किए गए हैं उनको लीज करने पे, उनको लीज करने पे जो इनकम होता है दैट इज और बेसिकली रेंट एंड रॉयल्टीज। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑन एसेट्स एंड लायबिलिटीज को आपने यूज़ किया तो उसकी वजह से आपने जो पैसा उनको दिया दैट इज बेसिकली योर रेंट एंड रॉयल्टी। डिविडेंड्स, इनकम फ्रॉम शेयर्स ऑन इन गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइज। अब डिविडेंड से मिलता है, गवर्नमेंट भाई अलग अलग जगह पे शेयर्स परचेस करके रखती है, इन्वेस्टमेंट की रहती है, तो उसके बदले में जो गवर्नमेंट को मिलता है बेसिकली योर डिविडेंड्स। तो रेंट एंड रॉयल्टी मिलता है भाई, जिसने गवर्नमेंट का जमीन पर कुछ काम किया तो भाई गवर्नमेंट क्या कहेगी, रेंट दीजिए भाई, उसका आप हमें रॉयल्टी दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की ज़मीन है, उस पर आप ये सब करेंगे तो आपको टैक्स तो कुछ भरना ही पड़ेगा ना। जैसे एक होता है आपका, देखे होंगे ध्यान से आप, स्टेशन जाते होंगे, कैंट स्टेशन जाते होंगे लोग, वाराणसी के कैंट स्टेशन में, तो उसमें कोई भी गाड़ी जाती है, ऑटो जाती है, तो क्या करती है, 20 रुपये देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? नगर निगम है उसको देना पड़ेगा, या फिर नगर सेवा है उसको देना पड़ेगा। कितनी जगह नगर सेवा होता है, कितनी जगह नगर निगम होता है, जैसे बलिया में नगर सेवा है, वैसे आपका बनारस में नगर निगम है, तो वही नगर निगम मांगेगा। ठीक है, तो ये सब आपका क्या है बेसिकली, ये सब आपका एक तरह का रेंट एंड रॉयल्टी है। डिविडेंड्स की बात करें तो इनकम फ्रॉम शेयर्स ऑन इन गवर्नमेंट ऑन इंटरप्राइजेस। अगला है साउंड टैक्स सिस्टम का। अच्छा, साउंड टैक्स सिस्टम का मतलब क्या है? एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम क्या होगा या उसकी विशेषताएं क्या होंगी एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम की? तो पहला होगा कि इस टैक्स सिस्टम में इक्विटी देखने को मिलेगा, फेयरनेस देखने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि एक साउंड टैक्स सिस्टम वो होगा जो कि टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा या टैक्स के बर्डन को जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फेयरली अलग अलग इंडिविजुअल्स और बिजनेस के बीच में। ये क्या करेगा? ये लोगों की जो एबिलिटी है उसको ध्यान में रखते हुए, लोगों की जो एबिलिटी है पेमेंट करने की उसको ध्यान में रखते हुए क्या करेगा? नॉट प्रोपोर्शनली बर्डन एनी पर्टिकुलर ग्रुप। ये क्या करेगा? टैक्सेस चार्ज करेगा। मतलब कि लोगों को या लोगों की एबिलिटी टू पे के हिसाब से क्या करेगा? टैक्सेस उनसे चार्ज करेगा। तो ये आपका पहला होता है इक्विटी एंड फेयरनेस। ये पहला विशेषता होता है एक साउंड टैक्स सिस्टम की। दूसरा होता है सिंप्लिसिटी। एक टैक्स सिस्टम जो है ये आसान, शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड। ऐसा टैक्स सिस्टम होना चाहिए कि कोई भी समझ ले, देखे और समझ ले। एंड comply with for taxpayers. Complex tax rules and procedure can lead to confusion. अच्छा, कॉम्प्लेक्स अगर होगा ना, बहुत ज़्यादा उलझाऊ टैक्स रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, प्रोसीजर्स होंगे, तो उतना ज़्यादा दिक्कत आपको देखने को मिलेगा, कन्फ्यूजन देखने को मिलेगा। एक सिंप्लीफाइड टैक्स कोड मेक इट ईजियर फॉर इंडिविजुअल्स। एक सिंप्लीफाइड टैक्स कोड जो है ये इंडिविजुअल्स के लिए, बिजनेस के लिए आसान बना देता है कैलकुलेट करना और पे करना टैक्सेस करेक्टली। अगला है एफिशिएंसी। एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम क्या करता है ना कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हैं उनको कम करता है और इनएफिशिएंसीज को कम करता है। और ये जो दिस मीन्स, इसका मतलब ये है कि आप टैक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस, रूल्स और प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करो इस तरीके से कि वो इम्प्लीमेंटेशन और इन्फोर्स के स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जिससे कि जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी है वो कम हो और कॉम्प्लायंस कॉस्ट जो है वो कम हो। इस तरीके से आप क्या करो? रूल्स एंड रेगुलेशंस को या रूल्स और प्रोसीजर्स को डिज़ाइन करो कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हो इम्प्लीमेंट करने में और इन्फोर्स करने में, और इससे क्या हो, जो अननेसेसरी ब्यूरोक्रेसी है और जो आपका कॉम्प्लायंस कॉस्ट है वो कम हो। अगला है इकोनॉमिक न्यूट्रलिटी। टैक्स जो है शुड आइडियली हैव मिनिमल इम्पैक्ट। इसका क्या होता है ना कि जो इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल के, ऐसा आपका टैक्स होना चाहिए कि उसका जो इंडिविजुअल के इकोनॉमिक डिसीजंस हैं उन पर बहुत कम असर पड़े, उनका जो आर्थिक निर्णय है उस पर बहुत कम असर पड़े। इस तरीके से आपका टैक्स होना चाहिए। एक न्यूट्रल टैक्स सिस्टम जो है ये क्या करता है? जो भी इकोनॉमिक चॉइसेस हैं उनको डिस्टॉर्ट करता है, जैसे वर्क, इन्वेस्टमेंट एंड कंजप्शन। ये इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज़्यादा क्या करता है? प्रमोट करता है। दिस इनकरेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसोर्स एलोकेशन। किसके आधार पर? मार्केट फोर्सेस के आधार पर, रादर देन टैक्स कंसिडरेशन। अगला है ट्रांसपेरेंसी। ये जो टैक्स सिस्टम है ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, क्लियर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ, जो कि आसानी से एक्सेसिबल हो लोगों तक। ट्रांसपेरेंसी क्या करता है ना, जो ये पारदर्शिता है ये क्या करती है कि ये टैक्स पेयर, मतलब वो व्यक्ति जो कि टैक्स दे रहा है, और सरकार, इन दोनों के बीच में क्या लाती है? ट्रस्ट, कि भाई मेरा पैसा सरकार के पास जा रहा है, इसका मतलब कि सुरक्षित है।
सरकारी, इसलिए जितना लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा का डालना हो तो भाई सरकारी बैंक में डालेंगे, एसबीआई में डालेंगे, बैंक ऑफ इंडिया में डालेंगे। वैसे एसबीआई तो भाई आधा है, सेम ही है, बट बैंक ऑफ इंडिया हो गया आपका, ये सब क्या है आपके बेसिकली गवर्नमेंट के बैंक से, तो ये सब में डालेंगे तो भाई ट्रस्टेड रहता है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो ये होता है ट्रांसपेरेंसी, मतलब कि आपका जो टैक्स सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, जिससे कि एक ट्रस्ट बना रहे टैक्स पेयर के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ टैक्स इवेशन एंड फॉस्टरिंग कॉम्प्लियंस। अगला है स्टेबिलिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी। एक बेहतरीन टैक्स सिस्टम क्या करता है ना, ये आपको एक स्टेबिलिटी देता है बाय अवॉइडिंग द फ्रीक्वेंट चेंजेस टू टैक्स लॉ। मतलब बार बार टैक्स लॉ में चेंज लाने के बजाय ये एक टैक्स लॉ को क्या रखता है, स्थिर रखता है। मतलब कि आपका जो लॉ होना चाहिए टैक्स के विद इन या टैक्स के रिगार्डिंग जो आपका लॉ होना चाहिए वो स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि रोज का रोज टैक्स लॉ में चेंज लाते रह रहे हो। तो ये एक फीचर। दूसरा है प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी इंडिविजुअल्स को अलाउ करता है, बिजनेस को अलाउ करता है कि वो क्या करें, अपने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को प्लान करें बिना अनसर्टिनिटी कॉज्ड बाई सडन टैक्स पॉलिसी शिफ्ट। मतलब ये है कि प्रेडिक्शन कर पाएँ, लोगों के अंदर प्रेडिक्टेबिलिटी आ सके कि भाई इतना तो टैक्स में जाएगा, इतना परसेंट 18% तो टैक्स इस पर लगता है, ये लगता है, तो उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, अपना प्लान करेंगे और उनकी जो प्रेडिक्टेबिलिटी है वो बढ़ेगी। यानी कि आप इस तरीके से टैक्स को बनाओ कि चेंजेस आप ना ला पाओ, चेंजेस लाओ, मतलब फ्रीक्वेंट चेंजेस ना लाओ, बार बार चेंजेस ना लाओ। बिकॉज अगर बार बार चेंजेस लाओगे तो जो बिजनेसेस हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, जो कि अपने इकोनॉमिक डिसीजंस इनके रिगार्डिंग या इनको पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए भी ले रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे, इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई कल तो चेंज ही ला देगा तो हमारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल तो होगा ही नहीं। यानी कि उनकी प्रेडिक्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, नस्तो नाबूद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा आप टैक्स बनाओ या ऐसा टैक्स सिस्टम लाओ कि उससे प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़े, उससे स्टेबिलिटी बढ़े। ब्रॉड बेस एंड लो रेट्स। एक ब्रॉड टैक्स सिस्टम या ब्रॉड टैक्स बेस ये क्या करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के एक वाइड रेंज को इनकम्पस करता है, और इससे जो हाई टैक्स रेट की जो ज़रूरत है, जो हाई टैक्स रेट के रिगार्डिंग जो ज़रूरत है वो कम हो जाती है, और इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और लेस डिस्टॉर्शनरी टैक्स सिस्टम आता है। अगला है रेवेन्यू एडिक्वेसी। टैक्स सिस्टम जो है ऐसा होना चाहिए कि ये सफिशिएंट रेवेन्यू क्या करे, जनरेट करे, और गवर्नमेंट के ऑपरेशंस को जिससे कि क्या मिले, फंडिंग मिले, एंड पब्लिक सर्विसेज को इफेक्टिवली क्या मिले, फंडिंग मिले। इट शुड बी डिज़ाइन, इसे ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि ये क्या करे, जो भी गवर्नमेंट के फाइनेंशियल नीड्स हैं उनको मीटअप करे, जब भी वाइल अवॉइडिंग एक्सेसिव बर्डन ऑन टैक्स पेयर। और इससे क्या होगा, इससे जो बर्डन है टैक्स पेयर्स पे वो कम होगा। तो इस तरीके से आप डिज़ाइन कीजिए कि ये आपका फाइनेंशियल नीड गवर्नमेंट का पूरा करे, और क्या करे, जो बर्डन है टैक्स पेयर्स पर उस बर्डन को प्रिवेंट करे। एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी। टैक्स सिस्टम जो है ये प्रैक्टिकल होना चाहिए एडमिनिस्टर और इन्फोर्स करने के लिए, मतलब क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट टू इन्फोर्स टैक्स रूल्स। जो टैक्स रूल्स आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं और डिफ़िकल्ट होते हैं इन्फोर्स करने में, वो उतना ज़्यादा टैक्स इवेशन करते हैं और अवॉइडेंस करते हैं, ठीक है। एप्रोप्रिएट इंसेंटिव्स। टैक्स सिस्टम कैन बी यूज स्ट्रेटेजिकली। हम लोग टैक्स सिस्टम को स्ट्रेटेजिकली यूज़ कर सकते हैं डिज़ायर्ड बिहेवियर्स को इनकरेज करने के लिए, जैसे कि आपका सेविंग्स को प्रमोट करना, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रैक्टिसेस करना। इंसेंटिव्स शुड अलाइन विद गवर्नमेंट पॉलिसी गोल्स। इंसेंटिव्स जो हैं वो किसके साथ होने चाहिए, गवर्नमेंट के पॉलिसी गोल्स के साथ चलने चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग अलग अलग थ्योरीज के बारे में। अलग अलग थ्योरीज किसके, टैक्सेस के। तो थ्योरी ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, जिसमें पहला थ्योरी है आपका फिजियोक्रेटिक थ्योरी। अब ये फिजियोक्रेटिक थ्योरी क्या होता है, ये फिजियोक्रेटिक थ्योरी में पहला पॉइंट दिया है सिंगल टैक्स। फिजियोक्रेट का ये मानना था, ये बहुत पुराना, पहली बात तो याद रखिएगा कि ये फिजियोक्रेटिक थ्योरी है ना, ये बहुत पुराना थ्योरी है, और पुराने समय में आपको पता है मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या था, एग्रीकल्चर का सेक्टर। यानी कि उनके लिए जो था वो लैंड था, जमीन, भूमि। तो सिंगल टैक्स की बात करते हैं तो कह रहा है कि फिजियोक्रेट का ये मानना था कि एक ही टैक्स या एक ही जगह से टैक्स लीजिए, दैट इज सिंगल टैक्स ऑन लैंड। उनका मानना ये था
कि जो प्रोडक्टिव टैक्स है वॉज वन लिमिट एक्सक्लूसिवली ऑन द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर ही क्या किया जाए, केवल टैक्स लिया जाए या लगाया जाए। दिस लैंड टैक्स अकॉर्डिंग टू फिजियोक्रेट वॉज द ओनली टैक्स। फिजियोक्रेट्स के हिसाब से ये जो लैंड टैक्स है ये केवल एक मात्र ऐसा टैक्स है जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या नहीं करता है, हिंडर नहीं करता है, एंड डिड नॉट डिस्टॉर्ट द नेचुरल ऑर्डर, और जो नेचुरल ऑर्डर है उसको डिस्टॉर्ट नहीं करता है ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। दूसरा है प्रोडक्टिव वर्सेस स्टेयर लेबर। ये क्या होता है, फिजियोक्रेट ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को दो भागों में बांट दिया, पहला प्रोडक्टिव और दूसरा स्टेयर। प्रोडक्टिव लेबर किससे जुड़े हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जुड़े हैं, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो कि क्या करते हैं, टेंजिबल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। वाइल स्टेयर लेबर जो है ये इंक्लूड करता है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को जो कि डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करता है टेंजिबल वेल्थ के क्रिएशन में। इन्होंने आर्ग्यू किया कि केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और कंट्रीब्यूटेड रियल वैल्यू जो है इकोनॉमी में, दे आर्ग्यू दैट कि केवल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही कंट्रीब्यूट करता है रियल वैल्यू में इकोनॉमी के। देयरफॉर टैक्सेशन शुड बी बेस्ड ऑन दिस सोर्स ऑफ वेल्थ, और इसलिए टैक्सेशन लैंड पर ही लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो आपका इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो मेनली तरीके से लैंड ही करता है। तो यही कारण था कि उन्होंने कहा कि केवल आप किस पर टैक्स लीजिए, लैंड पे। लेकिन रीज़न भी था कि उस टाइम पे केवल मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड एग्रीकल्चर हुआ था, मतलब कि एग्रीकल्चर लैंड। लेसेस फेयर, फिजियोक्रेट ने बिलीव किया कि कम से कम गवर्नमेंट का क्या होना चाहिए, इकोनॉमी में इंटरवेंस होना चाहिए, मतलब दखलंदाजी। दे सॉ द लैंड टैक्स एज वे टू फंड द गवर्नमेंट। उन्होंने देखा कि जो लैंड टैक्स है एक तरीका है गवर्नमेंट को फंड करने का, वाइल अलाउइंग द नेचुरल इकोनॉमिक ऑर्डर टू फंक्शन विदाउट इंटरफेरेंस। दे एडवोकेटेड फॉर लेसेस फेयर पॉलिसी। उन्होंने एडवोकेट किया, उन्होंने सपोर्ट किया लेसेस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के, या लेसेस फेयर इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को, जो कि क्या करता है, अलाउड मार्केट टू ऑपरेट फ्रीली, जो क्या करता है कि जो कि ऑपरेट करता है कि भाई मार्केट जो है वो फ्रीली चले बिना किसी इंटरवेंशन के ऑफ द गवर्नमेंट। तीसरा है रेवेन्यू जनरेशन एंड सिंप्लिसिटी। फिजियोक्रेट ने देखा कि जो लैंड है वो एक तरह का सोर्स है रेवेन्यू का, दैट वाज बोथ, जो कि जस्ट एंड प्रैक्टिकल है। दे बिलीव दैट, उनका ये मानना है, या ये मानना था कि जो टैक्स ऑन लैंड है वॉज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एडमिनिस्टर। ऐसा होना चाहिए कि वो उस पर एडमिनिस्टर हो सके, उस पर मतलब कि स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एडमिनिस्टर, डिफ़िकल्ट टू इवेड एंड डिड नॉट डिस्करेज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। इस तरीके से टैक्स ऑन लैंड होना चाहिए, लैंड पर टैक्स इस तरीके से लेना चाहिए कि वो लोगों को डिस्करेज ना करे एग्रीकल्चर करने से। बिकॉज टैक्स ज़्यादा अगर आप लोगे ना तो लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करना ही बंद कर देंगे, कहेंगे भाई जितना का भाई हम लोग एग्रीकल्चर नहीं करो, उससे ज़्यादा तो टैक्स चला जा रहा है, तो एग्रीकल्चर करने का फ़ायदा क्या। द सिंप्लिसिटी ऑफ दिस टैक्स ऑल्सो रिड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। और ये जो टैक्स का सिंप्लिसिटी है ये क्या करेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को भी कम करेगा। अगला थ्योरी है एक्सपीडियंसी थ्योरी। एक्सपीडियंसी थ्योरी क्या बोलता है, पहला दिया है फ्लेक्सिबल अप्रोच। द एक्सपीडियंसी थ्योरी रिकॉग्नाइजेज दैट कि जो टैक्स सिस्टम है वो एडाप्टेबल होना चाहिए। किससे एडाप्टेबल होना चाहिए, तो बदलते हुए इकोनॉमिक कंडीशन से एडाप्टेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट के प्रायोरिटी से एडाप्टेबल होना चाहिए, और सोशल नीड से एडाप्टेबल होना चाहिए। मतलब जैसा सोशल नीड है उसके हिसाब से होना चाहिए, जो आपका गवर्नमेंट प्रायोरिटीज़ है उसके हिसाब से होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका टैक्स होना चाहिए, मतलब टैक्स जो है वो एडजस्टेबल होना चाहिए। इसने सजेस्ट किया कि जो टैक्स है, टैक्स पॉलिसीज़ हैं, उन्हें एडजस्ट करना चाहिए किसके आधार पर, करेंट सर्कमस्टांसेस के आधार पर, जिससे कि जो डिज़ायर्ड आउटकम है वो मिल सके। बैलेंसिंग ऑब्जेक्टिव, इस थ्योरी ने बताया कि जो टैक्सेशन है ये अलग अलग पर्पस, बहुत सारे पर्पस को क्या करता है, सर्व करता है, जैसे कि रेवेन्यू जनरेशन, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। द चैलेंज लाइज इन फाइंडिंग द राइट बैलेंस। लेकिन इसमें मेन चैलेंज क्या है, मेन चैलेंज ये कि राइट बैलेंस पता करना, किसके बीच में, इन ऑब्जेक्टिव के बीच में, कि राइट बैलेंस क्या है ये पता करना, टू अचीव द ग्रेटेस्ट ओवरऑल बेनिफिट, जिससे कि अधिक से अधिक बेनिफिट मिल सके सोसाइटी को। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, टैक्सेशन कैन इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक बिहेवियर। टैक्सेशन क्या कर सकता है, इकोनॉमिक बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे कि स्पेंडिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इन सब को प्रभावित करता है टैक्सेशन। द एक्सपीडियंसी थ्योरी सजेस्ट दैट, एक्सपीडियंसी थ्योरी ये बताता है कि जो पॉलिसी मेकर हैं इन्हें केयरफुली एसेस करना चाहिए, इन पॉलिसी मेकर्स को, जो पॉलिसी बना रहे हैं इन्हें केयरफुली एसेस करना चाहिए कि कैसे टैक्स चेंजेस क्या करेंगे, इन बिहेवियर्स को अफेक्ट करेंगे और एडजस्ट करेंगे टैक्सेस
पॉलिसीज़ को अकॉर्डिंगली। प्रैग्मेटिक डिसीजन मेकिंग, एक्सपीडियंसी थ्योरी सजेस्ट दैट कि जो टैक्स डिसीजंस हैं वो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन पर होना चाहिए, ना कि आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। पॉलिसी मेकर्स शुड वेट द, पॉलिसी मेकर क्या करेगा, पॉलिसी मेकर जो भी पोटेंशियल बेनिफिट्स उसके साथ जुड़े हुए हैं उनको वेट करेगा, उनके ड्रॉबैक्स को वेट करेगा और उसके बाद अच्छा खासा डिसीजन उसके रिगार्डिंग लेगा कि भाई उसके क्या उस पॉलिसीज़ के कमियां हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, ठीक है। एंड सेलेक्ट द मोस्ट फिजिबल, और सबसे फिजिबल और इफेक्टिव कोर्स ऑफ एक्शन को सेलेक्ट करेगा। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, टैक्स पॉलिसी जो है शुड टेक इनटू अकाउंट बोथ, मतलब कि टैक्स पॉलिसीज जो है इन्हें दोनों को ध्यान में रखना होता है, शॉर्ट टर्म नीड, लॉन्ग टर्म नीड एंड सोशल नीड। और इसमें इन्वॉल्व हो सकता है आपका इम्प्लीमेंट करना टेम्पररी टैक्सेस टू एड्रेस इमीडिएट फंडिंग रिक्वायरमेंट और इंट्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चरल चेंजेस टू प्रमोट सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अगला है पॉलिटिकल एंड पब्लिक सपोर्ट। द एक्सपीडियंसी थ्योरी रिकॉग्नाइजेज दैट कि जो टैक्स पॉलिसी हैं इन्हें पॉलिटिकल होना चाहिए, मस्ट हैव पॉलिटिकल एंड पब्लिक सपोर्ट, इसका पॉलिटिकल और पब्लिक सपोर्ट होना चाहिए। मतलब जो एक्सपीडियंसी थ्योरी है इसका ये सजेशन ये देता है कि जो आपका टैक्स पॉलिसी है इसे या इसके पास पब्लिक सपोर्ट भी होना चाहिए और साथ साथ पॉलिटिकल सपोर्ट भी होना चाहिए अगर इसको सक्सेसफुल होना है तो। पॉलिसी मेकर्स मस्ट कंसीडर, पॉलिसी मेकर को कंसीडर करना चाहिए, मतलब जो पॉलिसी बना रहा है उसे ध्यान में रखना चाहिए इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इस टैक्स का अलग अलग पॉपुलेशन के सेगमेंट पे, मतलब अलग अलग वर्ग जो हैं जनसंख्या के उस पर क्या इसका इफेक्ट पड़ रहा है। एंड स्ट्राइव टू गेन पब्लिक एक्सेप्टेंस, और प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इस पर, जनता की इस पर सहमति हो। अगला है कॉन्टेक्चुअल कंसिडरेशन, टैक्स पॉलिसी शुड बी डिज़ाइन, टैक्स पॉलिसी को इस तरीके से डिज़ाइन करना चाहिए इन कंसिडरेशन ऑफ ब्रॉडर इकोनॉमिक एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट, ब्रॉडर इकोनॉमिक और सोशल कॉन्टेक्स्ट के कंसिडरेशन के साथ आपको क्या करना चाहिए, टैक्स पॉलिसी को डिज़ाइन करना चाहिए। फैक्टर जैसे कि आपका महंगाई हुआ, बेरोजगारी हुई, आर्थिक विकास हुआ, इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, ये क्या कर सकते हैं, ये इस टैक्स मेजर्स के इफेक्टिवनेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। डायनेमिक नेचर, एक्सपीडियंसी थ्योरी का ये रिकग्नाइजेशन था कि जो आपका इकोनॉमिक कंडीशन और सोशल नीड है इवॉल्व ओवर टाइम, ये टाइम टू टाइम इवॉल्व होते रहते हैं, इसलिए टैक्स पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए और एडजस्ट करना चाहिए पीरियडिकली, समय समय पर उसे क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए और उसे एडजस्ट करना चाहिए, जिससे कि उसका जो रेलिवेंसी है वो इंश्योर हो सके और इफेक्टिवनेस इंश्योर हो सके। अगला है आपका कॉस्ट सर्विस थ्योरी। कॉस्ट सर्विस थ्योरी क्या होता है, तो कॉस्ट सर्विस थ्योरी की बात करें तो इसमें पहला पॉइंट दिया है डायरेक्ट रिलेशनशिप। इस थ्योरी के हिसाब से जो टैक्स का अमाउंट है, अमाउंट ऑफ टैक्स जो कि एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप पे कर रहा है, वो डायरेक्टली क्या होना चाहिए, डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए उस एक्सटेंट तक जिस एक्सटेंट तक उसको उस पार्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विस से फ़ायदा मिल रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई म्यूनिसिपल या म्यूनिसिपैलिटी जो है अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है तो दोज हु यूज़ इट, वो जो कि उनको जो उसका यूज़ करते हैं फ्रिक्वेंटली वुड पे हायर टैक्स, वो ज़्यादा टैक्स पे करेंगे उस सर्विस को फंड करने के लिए, ठीक है। मतलब वो जो कि उसको क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो क्या करेंगे, ज़्यादा टैक्स पे करेंगे टू फंड द सर्विस। इक्विटी, प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस थ्योरी आर्ग्यू दैट कि ये क्या करता है, एक फेयरनेस का सेंस लाता है। एज दोज हु बेनिफिट मोर फ्रॉम गवर्नमेंट प्रोवाइडेड सर्विसेज शुड कंट्रीब्यूट मोर। इसका कुल मिला के एक कंक्लूजन है, जो ज़्यादा सर्विस लेता है, जिसको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है गवर्नमेंट के सर्विसेज से, उसको उतना ज़्यादा क्या करना चाहिए, पेमेंट करना चाहिए या टैक्स पे करना चाहिए। दिस इंश्योर्स दैट बर्डन ऑफ पेइंग फॉर पब्लिक सर्विसेज इज डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन यूजेज एंड बेनिफिट। ये सुनिश्चित करता है कि जो बर्डन है पे करने का पब्लिक सर्विसेज के लिए, वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है किसके आधार पर, यूसेज और बेनिफिट के आधार पर। जिसको जितना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा वो उतना ज़्यादा उसके लिए क्या करेगा, पेमेंट करेगा। यूज़र फीस और चार्जेस, ये एक तरह का मैकेनिज़्म है सर्विस थ्योरी के कॉस्ट को इम्प्लीमेंट करने का, या कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने का एक मैकेनिज़्म है। इस फीस का या ये फीस जो है कलेक्ट किया जाता है इंडिविजुअल्स से, वो इंडिविजुअल्स जो कि डायरेक्टली किसी स्पेसिफिक सर्विस का यूज़ कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस, टोल्स ऑन हाईवेज या एडमिशन फीस टू पब्लिक फैसिलिटीज़,
ये यूज़र फीस के एग्जाम्पल हैं। एफिशिएंसी की बात अगर करें तो जो कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी है कैन इनकरेज एफिशिएंट यूज़, ये क्या कर सकता है, ये पब्लिक रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज़ को इनकरेज कर सकता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल्स हैं आर मोर लाइकली टू कंसिडर द वैल्यू ऑफ सर्विस रिलेटिव टू इट्स कॉस्ट। अगर यूज़र डायरेक्टली जो है वो कॉस्ट को बियर करता है, अगर कोई यूज़र डायरेक्टली उस कॉस्ट को बियर करता है तो दे हैव एन इंसेंटिव, तो उसके पास एक इंसेंटिव होता है सर्विस को जुडिशियसली क्या करने का, यूटिलाइज करने का। रिग्रेसिव नेचर, इस थ्योरी का जो क्रिटिक है, कमी है, वो बताता ये है कि इट कैन हैव रिग्रेसिव इफेक्ट, इसका एक रिग्रेसिव इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति जिनका इनकम कम है माइट बी डिस्प्रोपोर्शनेटली बर्डन बाय यूज़र फीस, उन पर ज़्यादा बर्डन हो सकता है यूज़र फीस के थ्रू फॉर एसेंशियल सर्विसेज, और इससे क्या हो सकता है, इनइक्वालिटी देखने को मिल सकता है और लिमिटेड एक्सेस देखने को मिल सकता है बड़े बड़े या इम्पॉर्टेंट पब्लिक सर्विसेज में फॉर दोज, उनके लिए जो कि उस फीस को क्या एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगला है बेनिफिट रिसीव्ड थ्योरी, डायरेक्ट लिंकेज। ये थ्योरी एजर्ट करता है कि जो टैक्स का अमाउंट है जो कि एक इंडिविजुअल या ग्रुप पे कर रहा है वो करस्पॉन्ड होना चाहिए उस वैल्यू या उस यूटिलिटी से जो कि उसे गवर्नमेंट सर्विसेज से मिल रहा है। द मोर समवन बेनिफिट फ्रॉम पर्टिकुलर सर्विस, जितना ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सर्विस से आपको बेनिफिट मिल रहा है, द मोर दे शुड कंट्रीब्यूट टू इट्स फंडिंग, उतना ज़्यादा उसे क्या करना चाहिए, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यूज़र फीस एंड चार्जेज, यूज़र फीस, टूल्स एंड चार्जेस जो होता है पर्टिकुलर सर्विसेज या फैसिलिटीज़ के लिए, इनका यूज़ आमतौर पर किया जाता है एक तरीके के रूप से टू इम्प्लीमेंट द बेनिफिट रिसीव थ्योरी। फॉर एग्जांपल, वो इंडिविजुअल्स, वो व्यक्ति जो कि पब्लिक पार्क का यूज़ कर रहे हैं या रिक्रिएशनल फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, जो माइट पे एन एडमिशन फीस टू कंट्रीब्यूट, वो क्या करेंगे, एडमिशन फीस पे करेंगे, किस लिए, मेंटेनेंस को या मेंटेनेंस में कॉर्पोरेट कंट्रीब्यूट करने के लिए। इक्विटी, ये अप्रोच बताता है कि जो ये अप्रोच फेयर है, बिकॉज ये क्या करता है, जो भी आपके टैक्सेशन है उनको अलाइन करता है किसके साथ, प्रिंसिपल के साथ, दैट दोज हु बेनिफिट द मोस्ट शुड बी अ लार्जर प्रोपोर्शन ऑफ द कॉस्ट, जो या जिनको ज़्यादा बेनिफिट मिला है उन्हें ज़्यादा प्रोपोर्शन देना चाहिए। दिस कैन बी सीन एज द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस, इसे हम लोग एक इकोनॉमिक जस्टिस के फॉर्म में देख सकते हैं। एफिशिएंसी, बाई टाइंग टैक्सेशन टू बेनिफिट रिडिराइव, अगर हम लोग टैक्सेशन को बेनिफिट डिराइव के साथ बांध देते हैं जो थ्योरी होता है, तो उस दौरान इसको बांधने से क्या होता है कि जो थ्योरी होता है वो इनकरेज करता है एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज का। इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू असेस द वैल्यू ऑफ सर्विसेज रिलेटिव टू कॉस्ट, लीडिंग टू मोर इन्फॉर्म चॉइसेस। कॉम्प्लेक्सिटी, प्रिसाइज बेनिफिट को डिटरमाइन करके हर एक इंडिविजुअल को जो मिल रहा है अलग अलग सर्विसेज से, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है, सब्जेक्टिव हो सकता है। ये क्या करता है, चैलेंजिंग बना देता है एक्यूरेटली एसेस करना और अप्लाई करना टैक्सेस किसके आधार पर, बेनिफिट रिसीव के आधार पर। लिमिटेड एप्लीकेबिलिटी, नॉट ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज हैव इजीली आइडेंटिफिएबल बेनिफिशियरीज, सारे गवर्नमेंट सर्विसेज का आसानी से आप आइडेंटिफिएबल बेनिफिशियरीज नहीं हो सकता है। पब्लिक गुड जैसे कि आपके नेशनल डिफेंस या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ये ऑफन इनको क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है एज अ होल, जो कि डिफ़िकल्ट बना देता है स्पेसिफिक बेनिफिट को एट्रीब्यूट करना टू इंडिविजुअल्स। रिग्रेसिव इफेक्ट, इसका क्रिटिक ये है कि जो बेनिफिट रिसीव होता है, बेनिफिट रिसीव थ्योरी का जो क्रिटिक है, आर्ग्यू दैट माइट डिस्प्रोपोर्शनेटली बर्डन इंडिविजुअल्स विथ लोअर इनकम, बर्डन अगर लोअर इनकम पे है तो इसे हम लोग दे माइट एंड अप पेइंग अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ देयर इनकम फॉर एसेंशियल सर्विसेज, तो वो क्या कर देंगे, हायर प्रोपोर्शन अपने इनकम का पे करना बंद कर देंगे एसेंशियल सर्विसेज के लिए, एसेंशियल सर्विसेज के लिए उस पैसे को रख लेंगे और वो जो पेमेंट है टैक्स का नहीं करेंगे। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, वाइल यूज़र फीस एंड चार्जेस आर प्रैक्टिकल फॉर सर्टेन सर्विसेज, आप भी जानते हो यूज़र सर्विसेज और यूज़र फीस और चार्जेस ये प्रैक्टिकल है सर्टेन सर्विसेज के लिए, कुछ सर्विसेज के लिए। यूजिंग द बेनिफिट रिसीव थ्योरी, बेनिफिट रिसीव थ्योरी का यूज़ करके एज द सोल बेसिस, जो सोल बेसिस होगा कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स सिस्टम का, वो कॉम्प्लेक्स हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली चैलेंजिंग हो सकता है। लास्ट आपका थ्योरी है एबिलिटी टू पे थ्योरी। एबिलिटी टू पे थ्योरी ऑफ टैक्सेशन एक ऐसा प्रिंसिपल है जो कि एजर्ट करता है कि इंडिविजुअल्स को टैक्स देना चाहिए अपने एबिलिटी टू पे के हिसाब से, बिना इस बात को ध्यान रखते हुए कि क्या उसे बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट सर्विसेज से। दूसरे शब्दों में कहें, वो व्यक्ति जिनका इनकम ज़्यादा है
या ज़्यादा वेल्थ है उन्हें उतना ज़्यादा शेयर अपने रिसोर्सेज का देना चाहिए टैक्सेशन में, जबकि वो जिनका इनकम कम है उन्हें कम रिसोर्सेज देना चाहिए। ये थ्योरी फोकस करता है फेयरनेस के कॉन्सेप्ट पर, सोशल इक्विटी के कॉन्सेप्ट पर। इसे पहला पॉइंट दिया है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। एबिलिटी टू पे थ्योरी ये बताता है आइडिया ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जहाँ की टैक्स रेट जो है वो बढ़ता है किसके हिसाब से, इनकम और वेल्थ के हिसाब से। दिस इंश्योर्स दैट ये सुनिश्चित करता है कि जो इंडिविजुअल्स जिनका इनकम कैपेसिटी ज़्यादा है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं गवर्नमेंट रिवेन्यू में। इक्विटी ये बताता है कि जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है ये इक्विटी के प्रिंसिपल के साथ चलता है। किस रूप में कि वो व्यक्ति जिनका फाइनेंशियल रिसोर्सेज जितना ज़्यादा है वो उतना ज़्यादा एफर्ट करेंगे पे करने में लार्ज प्रोपोर्शन अपने इनकम का इन टैक्स बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए अपने बेसिक नीड्स को। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये सपोर्ट करता है कि जो आइडिया है टैक्सेशन का उसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं एक टूल के रूप में फॉर रिडिस्ट्रीब्यूटिंग वेल्थ एंड रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी विद इन सोसाइटी। हायर इनकम इंडिविजुअल पे मोर इन टैक्सेस, जिन इंडिविजुअल्स का इनकम ज़्यादा होगा वो उतना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। विच कैन देन बी यूज जिसका यूज़ दोबारा जिसका यूज़ विच कैन देन बी यूज टू फंड जिसका यूज़ किया जा सकता है फंड करने के लिए फिर सोशल प्रोग्राम्स को जो कि फ़ायदा दे रहे हैं लेस फॉर्चुनेट को। मिनिमाइजेशन ऑफ हार्डशिप एबिलिटी टू पे थ्योरी इसका उद्देश्य क्या है, टैक्स पॉलिसीज़ को प्रिवेंट करना, किस चीज़ से, अनड्यू फाइनेंशियल बर्डन को प्लेस करने से टैक्स पॉलिसीज़ को प्रिवेंट करना ऑन लोअर इनकम ग्रुप एंड हाउस होल्ड। ये बताता है कि जो टैक्सिंग है इट रिकोगनाइज दैट टैक्सिंग देम एट सेम रेट एज हायर इनकम इंडिविजुअल कुड लीड टू फाइनेंशियल हार्डशिप फॉर दोज विथ लिमिटेड मीन्स। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ये बताता है कि जो एक्सेसिवली हाई रेट है, हाई टैक्स रेट है हाई अर्नर्स पे, ये क्या कर सकता है, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी को डिस्करेज कर सकता है। फाइंडिंग द राइट बैलेंस और इक्विटी और इकोनॉमिक इंसेंटिव में राइट बैलेंस फाइंड करना ये ज़रूरी होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए केयरफुल टैक्स प्लानिंग की ज़रूरत होती है और एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो टैक्स सिस्टम है वो एक्यूरेटली क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है इनकम लेवल, और ये मैनिपुलेशन और इवेशन से जुड़ा नहीं है। तो ये हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस। तो ये पूरा आपका चैप्टर था, दैट इज योर चैप्टर थर्ड, दैट इज योर पब्लिक रेवेन्यू। उम्मीद है जितने भी टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ सकते हो। So till then, stay tuned with Future Server where gets knowledge wider, and don't forget to subscribe and hit the notification bell. So तब तक के लिए दोस्तों बने रहिए फ्यूचर सर्वर के साथ, where gets knowledge wider, and तब तक के लिए आप सभी को फ्यूचर सर्वर टीम की तरफ से धन्यवाद।